गुड आफ्टरनून एवरीवन। कूलम्स लॉ हम पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 11 का क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 r। ये होता है, ये आपका क्या बताता है, किन्हीं दो मास बॉडीज के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताते हैं। कैपिटल जी आप जानते हैं क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, G इक्वल टू होता है 6.67 × 10⁻⁻⁻। मेन बात यहाँ पे है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है, ये दो मास बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स है। अब कूलम्स लॉ में हम क्या सीखेंगे, अभी आपने पढ़ा था कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर दोनों लाइक है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों क्या है, नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आपका एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने देखा भी था। तो कूलम्ब वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बताया। जो ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन या अट्रैक्शन तभी होगा जब उसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्ब वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे पहले किसने बनाया है, कूलम्ब ने, ठीक है। अब इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें जो चार्ज बॉडी इन्होंने कंसीडर किया था, या जिन चार्ज बॉडी के एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं वो कैसे बॉडीज थे, पॉइंट चार्ज। नाम सुना है आपने, पॉइंट चार्ज, या हम बोल सकते हैं स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज और क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल बोल सकते हैं। अब देखो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि एक तरह से तो आप फॉर्मूला जानते हैं, जैसे आप अभी हमने लिखा था F इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर, और हम लोग जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू P q1 q2 r स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कैसे ये फॉर्मूला है वो हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। जो चार्ज बॉडीज कंसीडर किया गया वो कैसा कंसीडर किया गया, पॉइंट चार्ज। अब दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज उन, जैसे मान लीजिए ये हमने एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी कंसीडर कर लिया q1, इसका रेडियस मैंने बना दिया a। ये दूसरा मैंने स्फेरिकल चार्ज बॉडी कंसीडर कर लिया q2, इसका रेडियस मैंने बना दिया, इसका भी मान लेते हैं a, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, r। तो पॉइंट चार्ज उन चार्ज बॉडीज को कहा जाता है जिनका जो लीनियर साइज है, लीनियर साइज मतलब क्या है, इसका रेडियस। अगर स्फीयर है तो लीनियर साइज कहने का मतलब क्या है, रेडियस। जो लीनियर साइज है वो इनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये कि r जो है वो मच ग्रेटर देन क्या है, a। समझ गए बात। पॉइंट चार्ज इसको कहेंगे कि ऐसी चार्ज बॉडीज जिनका जो लीनियर साइज है वो उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल, छोटा हो, तो क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज। अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। अब ये मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। बात समझ गए। यहाँ से अगर इसको कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपका F इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट a q1 q2 r। जैसे अभी आपने लिखा था यहाँ पे F इज इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर। यहाँ पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
लेकिन ये वहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब कि हर जगह पे जी की वैल्यू सेम है और वो वैल्यू भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ जो के है, ये के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये आपका मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। तो आप कभी भी के को यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। आप मान लो आपने ग्रेविटेशन का याद रखा है, उसी का यूज करके के भी बोल दिए कि यहाँ पे देखिए क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। के को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है वो आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ से के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। के की वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹9। बस समझे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फाइनल फॉर्मूला आपको मिला वो आपको ये मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r। इतनी बात में तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ें कूलम्ब्स लॉ के लिए क्लियर आपको रखनी है। पहला, कूलम्ब्स लॉ आपका दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। और दूसरा, जो चार्ज बॉडीज है वो कैसी है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ये कि जो लीनियर साइज है चार्ज बॉडी का, वो इनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹9। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन का पहले तो नाम जान लेते हैं। एप्सिलॉन एक नया टर्म आपको दिया है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नाम एक तरह से क्या है? एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? क्या होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए एप्सिलॉन एक नया टर्म आपके लिए आया है, इसलिए मैं इसका नाम बता दिया मैंने आपको। क्या नाम है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेते हैं? के का यूनिट निकाल लेते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इसका यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ के का यूनिट निकाल सकते हैं आसानी से। क्या करना है? के का अगर यहाँ से आपको ये पूरे वैल्यू के बराबर है तो के को यही रखिए, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जो r² है इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा आपका f r² Q1Q। अब क्लास 11 में तो यूनिट डायमेंशन पढ़ाई। f का कितना हो जाएगा? न्यूटन। r का कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 तो कूलम होता है, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा तो पर कूलम। तो के का यूनिट आ जाएगा कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है? अब फाइनल वैल्यू अगर लिखना हो तो लिख देंगे कितना? 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से बात करें यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो टर्म है इसकी क्या यूनिट होगी? तो यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के है। ठीक है? तो के एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई के हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को अपने यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ला। ठीक है? तो मतलब कि एप्सिलॉन नॉट और के एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो जो इसका यूनिट है के का, वही अगर हम उल्टा करके लिख दें तो इसका मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो उल्टा करके लिख दो, ये हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें? यहाँ से हम देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो 1/4 पाई के होगा और वैल्यूज क्या है? रेसिप्रोकल है, दिख रहा है ना? एप्सिलॉन नॉट यहाँ है और के यहाँ है, इसे रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल हो गया तो हमने यूनिट का भी रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या करिए? अब हमने यूनिट निकाल लिया, क्या निकालेंगे? डायमेंशन। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपको इसका नाम, पहले तो नाम याद रखो, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दूसरा चीज
कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता क्या है, ये अभी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ यूनिट क्या होती है हमको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम लोग डायमेंशन अगर निकाले, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन यहाँ से अगर इस फॉर्मूलेशन देखें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई f q1 q2 बाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। q1 q2 मतलब कि चार्ज है, तो चार्ज का कितना होता है 80 होता है, हमने पढ़ा है सर। चार्ज का 80, ये भी चार्ज है इसका भी 80 होता है, अपॉन 4 पाई का तो कुछ लिखना नहीं है। ये आपका कितना हो जाएगा ml d माइनस 2 जानते हैं आप। अब बताइए r का कितना हो जाएगा l स्क्वायर, r का l होगा लेकिन स्क्वायर लगाया तो कितना हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर d स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा ml d माइनस, ठीक बात है। अब देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है, यम ऊपर जाएगा तो यम माइनस 1 हो जाएगा, बोलो यल 3 ऊपर जाएगा तो यल माइनस 3 हो जाएगा, a स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, t माइनस 2 ऊपर जाएगा और प्लस 2 ऊपर है, कितना हो जाएगा ठीक। तो इतनी चीजें आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताना चाहिए। एक बात और मैंने आपको बताया था कि ये जब नॉट लगा रहेगा तो हम किसकी बात करेंगे, फ्री स्पेस की बात करेंगे। किसी भी टर्म में अगर नॉट लगा है किसकी बात हो रही है, फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात हो रही है। अगर नॉट नहीं लगा है किसकी बात होगी, मीडियम की बात। जैसे आपको ये लिखना हो कि कूलम्ब्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन अ मीडियम, किसी मीडियम में। तो अगर आप किसी मीडियम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एप्सिलॉन q1 q2 बाई r स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इंटरवेनिंग मीडियम का। जो दो चार्ज पार्टिकल है तो किसी मीडियम में रखे हैं तो उस मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो कितनी है, एप्सिलॉन है। अगर एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है तो क्या है, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। बात समझ पा रहे हैं। तो इसको आप यहाँ तक आपने नोट किया ही, नोट अगर नहीं किया तो देखो ये क्वेश्चन आपका कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, कर पाएंगे आप। देखो एक बता रहा हूँ, दूसरा आप करना, ठीक है। इसमें आपको क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है, निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, ये इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आपको q1 और q2 दोनों सेम चार्ज दिए हुए हैं, q1 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू कितना दिया है 2 × 10 टू द पावर -8 कूलम्ब। इधर ध्यान ये दिया सेम, टू पार्टिकल हैविंग चार्ज, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज, दोनों का मतलब बराबर है। और r की वैल्यू कितनी दी है 1 मीटर दिया हुआ है। अब r भी आपका मीटर में दिया है, मतलब कि SI में दिया हुआ है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। अब फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 × 10 टू द पावर 9, ये वैल्यू होती है। q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10 टू द पावर -8, q2 की वैल्यू कितनी है 2 × 10 टू द पावर -8 और r की वैल्यू कितनी है 1, ये हो जाएगा 1/2। मीटर में दिया है तो चेंज कर देना है, सेंटीमीटर में दिया है तो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब सॉल्व तो कर सकते हो। ये देखो इधर 9 × 10 टू द पावर 9, ये 2 टू द कितना हो जाएगा 4 और 10 टू द पावर -8 और -8 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -16। 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 9 4 जाए कितना हो जाएगा 36 और ये -9 और +9 और -16 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। 10 टू द पावर कितना हो गया -7। इसको अगर और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जैसे लिख लो 3.6 × 10 टू द पावर -6। समझे, आसान क्वेश्चन, ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। Charge affected when each charge is doubled
एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो। ठीक है, तो पहले हम लोग फोर्स का फॉर्मूला तो जानते हैं, F इक्वल टू कितना होता है K Q1 Q2 बाय स्क्वायर। ये आपका कूलम्ब्स लॉ से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या बोल रहा है, ईच चार्ज इज डबल, दोनों चार्ज का डबल कर देना, मतलब Q1 की जगह पे ये मान लेते हैं F1 है। ठीक है, F2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो K तो वही रखना है, ईच चार्ज मतलब दोनों चार्ज को डबल कर देना है, 2Q1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2Q2, और डिस्टेंस को भी डबल करना है, R क्या करना है 2R कर देना है और स्क्वायर आ जाएगा तो 2R स्क्वायर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका K और हो जाएगा 4 टाइम्स Q1 Q2, ये ध्यान रखना 4 टाइम्स Q1 Q2 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स R स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 हो गया बेटा कैंसिल, तो ये आपका मिल गया आपका K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो क्या F1 और F2 में कोई फर्क मिला? नहीं मिला। मतलब अगर आप चार्ज को डबल कर देते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर देते हैं तो हम क्या लिख देंगे, फोर्स रिमेन्स सेम, फोर्स रिमेन्स क्या सेम। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया कि चार्ज को डबल कर दिया लेकिन डिस्टेंस को डबल नहीं किया, डिस्टेंस को सेम ही रखा, तब ये सेम नहीं रहेगा, तब कोई और वैल्यू आएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, इधर देखो, अगर मान लो आपने क्या किया कि चार्ज को तो डबल कर दिया, मतलब कि F2 अगर मैं लिखूँ दोबारा से F2 डैश लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका K, चार्ज को तो डबल कर दिए, 2 टाइम्स इसको भी कर दिए, 2 टाइम्स इसको भी कर दिए, लेकिन डिस्टेंस को कुछ नहीं किया, डिस्टेंस को सेम रखना। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, F1 की वैल्यू है, तो अब कितने टाइम्स हो गए फोर्स, 4 टाइम्स, समझे बात की। अगर आपने डिस्टेंस को भी डबल किया और डिस्टेंस को भी डबल किया और चार्ज को भी डबल कर दिया, तब तो आपका फोर्स रिमेन्स अनचेंज, फोर्स रिमेन्स सेम, लेकिन कंडीशन आपने बदल दी तो फोर्स कितने टाइम हो गया 4 टाइम। अब ये मत समझ लेना कि हर एक कंडीशन में फोर्स सेम होगा, एक एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। When each charge is double and distance between them is also, सिर्फ डिस्टेंस करोगे या सिर्फ चार्ज करोगे तब नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी आपको कंडीशन दे आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट करो, आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए चार्ज निकालना पड़ेगा, पहले क्यों निकालना पड़ेगा, हाउ मेनी, मतलब आपको यह नंबर पूछ रहा है तो पहले आपको देखो पहले क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर Q इक्वल टू एन ई होता है, तो यहाँ से एन निकालना, जब Q निकल जाएगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन ई। Q का वैल्यू आप निकाल चुके रहेंगे और E का वैल्यू बताइए आपको 1.6 × 10⁻⁹, तो कर बताइए सॉल्यूशन करिए। इधर देखो समझने की कोशिश करो, पहले क्या करेंगे हम लोग, फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दिया हुआ है, दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है 3.7 × 10⁻⁹ ये दिया हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन आप जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, अब देखो 2 पॉजिटिवली चार्ज आए हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज आए हैं, सेम वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा Q1 Q2 दोनों सेम है, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है, अपॉन R, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम, R की वैल्यू कितनी दी है, 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में पुट नहीं कर सकते, चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करेंगे, मीटर में कैसे चेंज होगा, 5 × 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू निकालना है तो बाकी चीजें को इधर ट्रांसफर कर दो, तो
इधर देखो आएगा 3.7 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power minus 10 का होल स्क्वायर अपॉन 9 into 10 to the power 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। सॉल्व करने की कोशिश करो। 3.7 into 10 to the power minus 9 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 10 to the power कितना हो जाएगा -20 अपॉन 9 into 10 to the power 9 is equal to कितना हो जाएगा क्यू। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, पावर्स को सॉल्व करो और क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। यहाँ तक लिखो पहले और क्यू स्क्वायर का ले आओ। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू इधर बताओ 10.28 into 10 to the power 38 है। समझिए, इधर देखो पहले सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो -9 यहाँ पे -20 -29 हो जाएगा, ये -9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -29 और 9 और जुड़ जाएगा उसमें -30 ऊपर आपका ये हो गया -38 ये -38 वैल्यू। ठीक है, क्यू का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना 10.28 into 10 to the power minus 38। क्यू का वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 पॉइंट स्क्वायर रूट निकालने आता है 8.2 into 10 to the power minus 19 19 उधर 38 होता है, एक 19 बाहर आ गया। अब ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्यू आ गया तो क्या करना पड़ेगा क्यू इक्वल टू एन की लगा देंगे। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू कितना है 10 to the power minus 19 और ई का वैल्यू कितना है 1 into 10 to the power minus 19। ये कर लिया 16 to the एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, नोट कर लो। पाँच